Bollywood and back with Pran Neville, and it's going to be moderated by Asif Noorani. The duration of this session is about 60 minutes, and there are not going to be any questions, so just enjoy the documentary. From the beginning, we are going to do the discussion, and then it's going to be followed by a documentary, and then again a discussion. Thank you. हेलो ख़वातीन व हज़रात, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। और भी कोई ज़ुबान मुझे आती होती तो मैं आपको खुशामदीद कहता। तो अब मुझे पता है कि जब हमारे बुज़ुर्ग दोस्त प्राण नेविल, जो जिनके लिए जिनकी जान लाहौर में अटकी हुई है, वो हमेशा जब भी आते हैं तो ख़वातीन बहुत नज़र आती हैं। इस वक्त भी हम देखते हैं कि ख़ासे रंग बरंगे लिबास में ख़वातीन मौजूद हैं, और उनके अगर लिबास पे न जाइए, उनके चेहरे पे उनकी ज़हानत को देखिए। और लाहौर से इनको इश्क जो है, एक और बात की वजह से भी है कि इनकी महबूबा तमंचा जान वहाँ पर दफन है। और इन्होंने, लेकिन ये है कि वो इन्होंने पता न जाने क्यों उनकी कब्र पे जाना छोड़ दिया है, जिसका ये जवाब बाद में देंगे। ये बड़ी नामवर शख्सियत है, और इन्होंने आर्ट यानी फ़नून लतीफ़ा को जुनून लतीफ़ा की हद तक उसमें दिलचस्पी ली। आर्ट हिस्टोरियन भी हैं, और उसके साथ साथ ये इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और जिसके मुताल्लिक़ आप पढ़ ही चुके हैं। और ये है कि लाहौर पे इनकी किताब वाकई मारकतुल आरा है। और मैंने चूँकि अब आपसे क्या छुपाना, पढ़ी सिर्फ इनकी वो नॉच गर्ल्स वाली जो है वो पढ़ी है, और लाहौर पे पढ़ी है। और लाहौर की किताब जो है वो मालूम होता है इन्होंने अपने खून जिगर से लिखी है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ प्राण नेविल साहब का, जो आए दिन पाकिस्तान यात्रा करते हैं, और लोग उनसे उतनी मोहब्बत से मिलते हैं जितनी मोहब्बत से ये मिलते हैं। तो खुशामदीद प्राण नेविल साहब, आप एक फ़िल्म दिखाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि लाहौर से आपको इश्क इतना, कई लोग यहाँ से जा चुके हैं, खुशवंत सिंह भी गए, वो भी लिखते रहते हैं, लेकिन आपको लाहौर से जो इश्क है वो तमंचा जान की वजह से है या वैसे भी है? मुझको लाहौर से इश्क नहीं, इश्क तो बहुत मामूली चीज़ है। मैं दिलो जान से लाहौर को प्यार करता हूँ। क्यों खुशवंत सिंह का नाम लिया, वो भी लाहौर के बारे में मुझसे पूछते थे, क्योंकि लाहौर में वो सिर्फ 7-8 साल रहे थे, और वैसे वो दिल्ली को बिलोंग करते थे। वहीं उनकी ही वॉज बॉर्न देयर, और वहीं उनकी एजुकेशन हुई या बाहर हुई। इन माई केस, मैं आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, I was raised in Lahore, got educated in Lahore, and from boyhood to youth, I learned in Lahore to appreciate music, to go to the great singers in Hiramandi, the great artist, professional artist, जिसको आप कुछ भी कहें, but that place has produced number 1 बुलबुल हिंद और मलका तरन्नुम नूर जहाँ। उनके घर में जाने का मुझे मौका हुआ 1941 जनवरी में, जब उन्होंने एक गाना गाया था, उससे मशहूर हो गई थी, शाला जवानियाँ माने इन गुल बकावली 1939। उनकी उम्र 12 साल की थी। उसके बाद 16 साल की उम्र में वो अपना ख़ानदान में हीरोइन बनकर आई। वहाँ से मुनव्वर सुल्ताना हुई, वहाँ से अनवरी सियालकोटन हुई, पोंडावाला हुई, वहाँ से तमंचा जान हुई, जिसका इनको जिक्र किया है। तो मुझे जो लगाव है म्यूज़िक के, तो वो लाहौर के बाद मुझे वो चीज़ कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए लाहौर से मेरा इतना ज़बरदस्त अटैचमेंट है। और आपने
कुंदन लाल सहगल पे भी तो एक मारकतुल आरा किताब लिखी है। और जब आप नूरजहाँ का जिक्र करते हैं तो मुझे बेख्तियार वो एक वाक़या याद आता है। नूरजहाँ के मुताल्लिक़ ये था कि वो जब किसी की शायर की महफ़िल में, प्राइवेट महफ़िल में गज़लें सुनाते तो उसका हाथ अपने हाथ में लेके सुनाती थी। तो बुज़ुर्ग शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जब जो कि 80 साल के थे, वो उनके हाथ में हाथ लेके उनकी गज़ल सुना रही थीं और ये झेंप के ब्लश हो के एकदम सुर्ख हो रहे थे तो कश्मीरी सफ़ेद, और उनकी बेगम उनकी इस हालत को देख के बहुत लुत्फ़ ले रही थी। तो किसी मनचले ने ये कह दिया कि मैडम आप सूफ़ी साहब से निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेती। तो उन्होंने बेअख्तियार ये कहा कि देखिए सूफ़ी साहब मेरा रिकॉर्ड ख़राब कर देंगे। आज तक जितने मर्दों से मेरी दोस्ती हुई है, जो कि लाशुमार थी, बहरहाल उनसे जब दोस्ती हुई तो उन्होंने, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा उनको। और सूफ़ी साहब का क्या भरोसा, अल्लाह मियाँ बुला लें तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा पेशतर इसके कि हम और चीज़ों की बात करें, एक आपकी बनाई फिल्म का छोटा सा इक़्तिबास 15 मिनट 10 मिनट का हम देखना चाहेंगे। दिखाने से पहले आपको बता दूं, सूफ़ी साहब को मैं जानता हूं कॉलेज के दिनों से। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, ये हमारे इंडो पाक मुशायरे में दिल्ली आते थे 1950s में, बहुत अच्छा तारुफ था। बाकी जो आपने एनेक्डोट सुनाई उससे बेहतर एनेक्डोट है कि जब अपना नूरजहाँ ने गाया ना मेरा सोना शहर कसूर नहीं, तो वो अपना सूफ़ी साहब कहते कि नूरजहाँ चलो कसूर चलें। वो कहती जावा तो ठीक है, जे दुश्मना ने हमला करता तो मिट्टी दोनों दब जाएंगे, तो तो कुछ नहीं मना, मैं मिट्टी चुन निकलता मेरे सिर सुहा पैनी है उस वेले। अच्छा, ज़रा सा तर्जुमा कर दीजिए। अब तर्जुमा कोई और करे क्योंकि मैं उर्दू ज़ुबान जानता नहीं हूँ। इसका तर्जुमा मेरे ख्याल मदीहा कर सकती है क्योंकि वो पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच सब लैंग्वेज जानती है। अगर वो करना चाहें तो कर दे, वरना आपकी फिल्म देख लेते हैं। सिर्फ आखिरी जुमला क्या कहा उन्होंने वो बता दीजिए। कि वो आखिरी जुमला ये कहा कि सूफ़ी साहब आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मैं वहाँ मलबे में से आपके साथ निकली तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मेरी तो बदनामी हो जाएगी बहुत। आप कसूर जाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ दुश्मनों का हमला हो गया तो हम दोनों मिट्टी में दब जाएंगे, तो दोनों मिट्टी में से लोग निकालेंगे तो आपका तो कुछ नहीं, मेरी बदनामी हो जाएगी। ये था पंजाबी में। बहुत खूब। तो क्या हम आपकी, और मुझे ये बड़ा, आई एम नॉट हैप्पी कि आज तक मलका तरन्नुम की कोई अच्छी किताब नहीं निकली। मलका तरन्नुम से मेरा एक दफ़ा इनकाउंटर हुआ शिकागो में 1978 में। वहाँ वो कॉन्सर्ट के लिए आई और ऑर्गेनाइज़र, वहाँ पाकिस्तान की मिशन नहीं थी कोई, तो ऑर्गेनाइज़र्स आए मेरे पास कि साहब आप चीफ गेस्ट बनिए। मैं इंडियन काउंसिल जनरल था। मैंने कहा देखो मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन वो मुझे डर लगता है कहीं उससे पूछ लूँ, मलका से पूछ लो कि उसको एग्री करती कि नहीं। वो मलका के पास गए, वो कहने लगे कि एक इंडियन है ऐसा, तो वो बड़ा अच्छा है, वो आपके गाने का बड़ा फ़ैन है, ये है। वो कहने लगी ये सारी गल्लां ठीक है, वो शक्ल तो किहो जिहा लगदा कि हिंदुस्तानी काले पीले मैनूं नहीं चंगे लगदे। ये भी पंजाबी, आई कांट ट्रांसलेट दिस। वो तो हर जुबान की अपनी चाशनी होती है और वो उसी जुबान में पेश होती है। तो anyway, she was very happy. I was very happy to meet her and all that. I will now show a documentary which I have prepared, which I showed it in the Pakistan High Commission in Delhi.
In fact, this is about Indo-Pak musical journey और पाक इंडिया म्यूज़िकल जर्नी विद कॉमन हेरिटेज. किस तरह हम फिल्में में गाने हमारे हैं, किस तरह वही आर्टिस्ट इंडिया की, पाकिस्तान की वही फैज़ की गज़लें गाएं, गालिब की गज़लें. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिफरेंट है. इसी तरह एक डॉक्टर अमजद हुसैन, जानते होंगे आप, अमेरिका में रहते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी उनको मिल चुका है. उन्होंने लिखा था एक दफ़ा कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ये बता सके कि ये इंडियन म्यूज़िक है, ये पाकिस्तानी म्यूज़िक है. कोई लिटमस टेस्ट आज तक नहीं बना. देखिए, हाँ, ये तो बात आपने सही कही. और एक दफ़ा इसी सिलसिले में मैं ये कहूँ कि एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी ने, जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि भाई ये आप लोग हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्यों नहीं कहते हैं, तो आपको कोई प्रेजुडिस है? मैंने कहा देखिए, आप हिंदुस्तानी म्यूज़िक इसलिए कहते हैं कि आपके पास दो पैरेलल सिस्टम हैं. एक है कर्नाटक म्यूज़िक और एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक. पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के वहाँ पर राइज है. लिहाजा हमें कोई और लफ्ज़ नहीं कहना पड़ता, हम तो क्लासिकी मूसीकी कहते हैं. तो ये गलत फहमी है जो मैं सोचता हूँ कि आपको हमारे हिंदुस्तानी दोस्त अगर मिलें और ये सवाल कभी करें तो वो. लेकिन आपने देखा कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, ये तमंचा जान और नूरजहां और तमाम ख़वातीन का, यानी बुरी आदतें छूटती नहीं बुढ़ापे में भी. तो तभी आपने कहा कि यहाँ ख़वातीन का नंबर ज़्यादा है. हाँ, आपने कहा कि नहीं पहले? हाँ. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, दिखाइए जी. आवाज़ नहीं आई और अच्छा ही हुआ कि आवाज़ नहीं आई. किसी की मोहब्बत में मजबूर हो गए, किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर हम उन तक तो पहुँचे वो हम तक न आए. हम उन तक तो पहुँचे वो हम तक न आए. जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए. वो जिनके लिए जिंदगानी लुटा दे, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास. एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास.
माफ़ कीजिएगा ख़वातीन और हज़रात, आवाज़ बंद हो गई। ख़वातीन और हज़रात, ये गलत फिल्म चल गई थी, हालांकि तो वो कह रहे हैं अब हम दूसरी दिखाएंगे। उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बे दिल मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बे दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये ना बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये ना बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए। बाबुल मरा नैहर छूटा जाए मोरा, नैहर छूट ही जाए। चार कहार मिले मोरी डोलिया सजा मोरा अपना बेगाना छूट जाए मोरा नैहर छूट ही जाए। अंगना तो पर्वत भया और देरी भई विदे, ले घर बाबुल अपनो मैं चली पिया के दे बाबुल मोरा। हुजूर जनाब मशीन मैन साहब, इसके बाद फास्ट नूरजहां को फॉरवर्ड ले आइए। करके नूरजहां को ले आइए। इसके बाद नूरजहां आएगी। हाँ, आ गई ना। चमके मेरी दिल में तारा, देखी हूँ तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओगे चमके मेरी किस्मत का सितारा। दिन रात चला करती हूँ गुरबत में, हाय गुरबत में तुम्हारी, गुरबत में तुम्हारी। हर साथ धुआं बन के निकलता है हमारा, आ जाओगे चमके मेरी किस्मत का सितारा। देखी हूँ तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओगे चमके मेरी किस्मत का सितारा। शुक्रिया बहुत बहुत। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में
ये बहुत दूर दूर से करूं इशारे और तुझको तरसाऊं, ये रास्ता कुतवाली का, जान पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली मिला, नजर तो मिला तुम्हारी। अब बंद करें, हमें तो इनसे बात करनी है, ये हमें गानों में लगा रहे हैं, तो आप मुझे बंद कर दें, बंद कर दीजिए। मुझे आपसे ये काफ़ी हो गया। मुझे आपसे ये पूछना है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जब राजू मियाँ का सेशन हो रहा था उसके बाद में, कि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को की तारीख़ जो है वो प्री पार्टीशन लाहौर से क्यों नहीं लेते, क्योंकि लाहौर उस ज़माने में भी उस ज़माने में बहुत बड़ा फिल्म सेंटर था। तो अब आप बस बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए लाहौर जैसे ये आपने करीब जैसे ये फिल्म का देखा ना ब्रीफली, आपने साइकिल चला रही है, ये फिल्म 1941 में हुई, खजानची इसका नाम था और गुलाम हैदर का म्यूज़िक था। शमशाद बिकेम द first playback singer in this film, and this film created a sensation all over India and gave a totally new dimension to film production and popularity of music and scenes. लड़कियां साइकिल चला रही हैं, this was something unheard of in the rest of the subcontinent. But it was a fact in Lahore even in 1950 when I migrated as a small child from India, Bombay. I saw that in Model Town girls used to ride bicycle. Do they ride now? No. No, they drive cars. You drive cars. तो दो व्हील से काम नहीं चलता। अच्छा, तो मतलब ये आपका ये कहना है? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में इतनी डेवलप हो गई 41, 42, 43, 44, यहाँ तक कि बॉम्बे से एक्टर आ गए। ग्रेट करेक्टर एक्टर होता था गुलाम मोहम्मद, वो वहाँ इंपीरियल फिल्म कंपनी बॉम्बे छोड़कर लाहौर आ गया। उसके बाद इवन द टॉप मोस्ट हीरोइन ऑफ इंडिया शांता आप्टे केम इन 1944 टू प्ले ए रोल एज ए हीरोइन इन जमींदार, प्रोड्यूस्ड इन लाहौर। तो लाहौर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे, खुर्शीद अनवर को जिक्र हुआ था, लेकिन और थे, फिरोज़ निज़ामी थे, बाबा चिश्ती थे, लेकिन सबसे पहले बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में ये पंजाब से गया था उस्ताद झंडे खां, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर म्यूज़िक शुरू किया। और वो ही जस्ट बिल्कुल अननोन पर्सन, ही पास्ड अवे इन गुजरांवाला, नोबडी एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस इन पाकिस्तान। ऐसे ग्रेट यहाँ आर्टिस्ट हुए, द ग्रेट सिंगर्स, द गज़ल क्वींस ऑफ यस्टरडे, किसी को नाम तक नहीं पता। आई कैन मेंशन देयर वाज मिस दुलारी, द फर्स्ट ग्रामोफोन सिंगर ऑफ पंजाब वाज मिस दुलारी। लोगों ने गाना बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स सुना होगा, आपने सब ने सुना होगा, छई रन गई बसरे नू गई, रन्ना वालियां दे पक्कन परौंठे नहीं गविंदी है कि छड़ियां दी अग ना बले छई। This was sung by Miss Dulari in 1929, and till 1944 this 78 record was being reprinted all the time. आपकी जान पहचान थी मिस दुलारी से? मिस दुलारी का अगर मैं देखता हूँ यहाँ कागज हो, उसने 1931 में सिनेमा में स्टेज शो किया, तो उसका इश्तिहार था, वो भी मैंने रखा हुआ है, यहाँ इस वक्त नहीं होगा। देखिए वो उसने कहा, देखिए दुलारी का नाम आते ही चीजें गिरने लगी, हाथ कब नहीं, वो हैप्पी दो हु कम टू लिसन टू हर, अनहैप्पी दो हु स्टे एट होम विद वाइफ, ये ट्रिब्यून में इश्तिहार था। मिस दुलारी का शो देखिए। क्या बात है, आपने जो बात कही है, दिस हैज बीन आर्काइव्ड ऑन फेसबुक, मैंने देखा है ये पोस्टर। अच्छा, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरी लाहौर की किताब में भी है। हाँ, लिखा है। आई हैव दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1931 आई हैव रिप्रोड्यूस्ड इन माय बुक ऑन लाहौर। उसके बाद थी इनायत बाई डेरो वाली, किसी को पता है? ये बड़े गुलाम अली खां उसके आशिक थे, सरंगी बजाते थे, और इनायत बाई डेरो वाली वाज द प्रिटीएस्ट इन हर टाइम।
उसके बाद जो सबसे इंडो पाकिस्तान में खूबसूरत हुई है उसका नाम था मुख्तार बेगम। और मुख्तार बेगम वो थी जो कलकत्ता जाकर अपनी फिल्म कंपनी बना दी थी उसने, एंड शी वॉज द प्रिटीएस्ट एंड द ग्रेट सिंगर। और उसकी आज भी आगा हशर के उसने डेडिकेशन में जो गाया है उसको अगर आप सुने तो दंग रह जाए कि आजकल कोई गा नहीं सकता ऐसा। और पूछिए। देखिए, अब आप ये बताइए कि अल्लाह मियाँ अगर आपको, ये भगवान अगर आपको दूसरा जन्म दें तो क्या आप यही सब कुछ करेंगे जो आपने अभी किया है? पहली चीज़ तो भगवान को मुझे लाहौर में पैदा कर दे। क्या बात है, यानी बस अल्लाह मियाँ का, ये भगवान का एक ही काम रह गया, इन्हें लाहौर में पैदा कर दे, बाकी ये निपट लेंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब आप ये बताइए कि आपने इस बात का, जब आपसे बात करता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि कभी आप लता मंगेशकर का नाम नहीं लेती हैं, कभी आप ऐसे कोई सिंगर या एक्टर का नाम नहीं लेते जिनका के लाहौर से ताल्लुक़ न रहा हो। तो हमें आपसे ये कहना है कि देखिए, नूरजहाँ हो या लता मंगेशकर हो, मेहदी हसन हो या मोहम्मद रफ़ी हो, और फैज़ अहमद फैज़ हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये इन सब ये किसी बॉर्डर के मोहताज नहीं हैं। वो जितने आपके हैं उतने ही हमारे हैं। दे आर बियॉन्ड ऑल बॉर्डर्स, दे कट अक्रॉस ऑल जियोग्राफिकल एंड रिलीजियस बाउंड्रीज। आप कैसे इख्तलाफ करते हैं? देखिए, मैं बॉर्डर में जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक़ है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, चाहे लिटरेचर है, पार्ट ऑफ कल्चर, इनका बॉर्डर से कोई संबंध नहीं। जैसे कौवे, परिंदे, कबूतर उड़कर इधर से उधर जाते हैं तो कोई मना नहीं करता। इसी तरह जो आर्ट है, इट हैज़ नो बॉर्डर्स। जो म्यूज़िक हमारा है वो आपका है, एक ही चीज़ है। मैंने बल्कि ये बॉलीवुड लॉलीवुड के अलावा मैंने इंडो पाक म्यूज़िकल हेरिटेज पर बहुत रिसर्च की है पिछले 10-15 सालों में। और यहाँ तक नहीं, 2-3 डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में मुझे बुलाया गया लास्ट ईयर, आई गेव ए टॉक, इट वॉज सो पॉपुलर। वो कहते हैं दोबारा करो। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, यही जो थी वहाँ डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये चीज़ इतनी दिल्ली में फैल गई कि टेलीविज़न वाले, दूरदर्शन वालों ने मुझे आकर रिक्वेस्ट की कि इमरान साहब आपकी इंटरव्यू करना चाहते हैं। वैसे किसी और सिलसिले में कई दफ़ा इंटरव्यू कर चुके हैं मेरी, तो कहते हैं कि इंडो पाक म्यूज़िकल जर्नी पर इंटरव्यू करनी है। तो उसके उन्होंने कहा एक दिन में तो आप कर नहीं सकते। दे हैव रिकॉर्डेड जस्ट लास्ट मंथ, उन्होंने मेरी इंटरव्यू की 2 पार्ट्स में वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, उसमें मैं सारा कवर कर रहा हूँ इंडो पाक म्यूज़िकल जर्नी, हमारे आइकन्स क्या हैं, हमारी कॉमन फिल्में क्या हैं। फिल्मों की बात आप कर रहे हैं ना, देखिए फिल्मों, 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि फिल्मों का कितना कॉमन है। अनारकली हमने बनाई 1953 में, आपने बनाई 58 में। उसके बाद आग का दरिया ये 1953 में बनी और आपने 1966 में। फिर आई आरजू बनी 42, 50, 65 इंडिया में, और आपने बनाई 1975 में। एक दिलगी, दीदार, दोस्ती, कोयल, इंतज़ार, सवाल, ससुराल, घूंघट, पकीज़ा, मेरे महबूब, महल, शबनम। अब ये सारी लिस्ट अगर करूं कम से कम नहीं 100 पिक्चर बन जाती हैं। सेम थीम, सेम नेम, और इवन गाने आपस में हमने एक करते हैं। और जैसे कि गानों की जब बात छिड़ी, पंजाबी के गाने नईरा नूर ने उर्दू में ट्रांसलेट करके चंद कित्था गुजारी आई रात में, उसने पंजाबी उर्दू में गाया हुआ। नहीं, लेकिन मैं आपसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। नाम तो चूँकि कम होते हैं, कैची नेम्स, तो वो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ फिल्में हमने आपकी नकल की, मेरे ख्याल में शुरू के दौर में, बाद में आपने हमारी नकल की।
तो एक्सक्यूज मी, जब पिक्चरों का नाम ले रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपने नकल, हमने आपका नौकर वाटिका क्लासिक जो है वो नौकर वाटिका को हमने 20 साल के बाद नकल की है उसकी, नौकर बीवी का, और गाने भी वही, तर्जें भी वही, सीन बाय सीन वही। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री में है पूरा सीन। वो जब मिर्ज़ा गालिब ने जन्नत में हुरों को छेड़ना शुरू किया तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि इसको ऐसी सज़ा दो कि ये बात ना, चुनाचे सज़ा ये दी गई कि हिंदुस्तान में एक फ़िल्म बनी मिर्ज़ा गालिब, जो खिलाफ तवक्को बहुत कामयाब रही। उसके गाने भी, और भरत भूषण गो के बहुत अच्छा अदाकार नहीं था लेकिन उसने उसमें खासी अच्छी अदाकारी की। भरत भूषण, भारत नहीं भरत भूषण। अच्छा, तो मिर्ज़ा गालिब तो और खुश हुए, उन्होंने दिन रात हुरों को छेड़ना शुरू किया। तो कहने लगे ये ऐसे नहीं बात आएगा, पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनेगी और उसमें सुधीर गालिब बनेगा। तो उसके बाद वो बात आ गए। तो अनारकली जो है वो इम्तियाज़ अली ताज की कहानी थी, वो बनी मुख्तलिफ दफ़ा, जैसे देवदास मुख्तलिफ दफ़ा बनी, लेकिन देवदास को इट वॉज अ कैरेक्टर विच वॉज डिफाइंड बाय नन अदर देन दिलीप कुमार। कई दफ़ा पहले भी देवदास बनी और कुछ चीज़ें ये, और हमारे यहाँ हबीब देवदास बना, उसके बाद पाकिस्तानियों ने तौबा की कि हम वो फिल्में नहीं बनाएंगे। लेकिन बात ये है कि हाँ, हमारा सरमाया काफ़ी मुश्तरका है और उस चीज़ से आप भी ड्रॉ करते हैं, हम भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन नकलें भी बहुत हुई है। और जैसे कि आज सुबह बात हो रही थी कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सबसे बड़ा बुरा वक्त ये आया जब हिंदुस्तानी फिल्मों पर बैन लगाया गया और वो नहीं जाल मूवमेंट जो हुआ था उसके बाद, और ये प्री VCR पीरियड का था। तो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अताउल्लाह हाशमी वगैरह ने, जिन्होंने इंडियन फिल्मों की रिलीज़ पे बैन लगाने की तजवीज़ की थी, उन्होंने नकलें बनाई और वो पाकिस्तान फिल्मी सनत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। तो अब आप मज़ीद बताइए कुछ। देखिए, मैं नकल इसको कहूँगा ही नहीं, घर की बात है। बड़े भाई ने एक पिक्चर बनाई, छोटे ने बना ली 2 साल के बाद, ऐसी बात क्या है? ये तो आपकी अच्छाई है और बड़ाई है, लेकिन नकल तो फिर नकल है, और नकल के लिए हमेशा अक्ल नहीं मिलती। नहीं, इसको नकल नहीं कहते, इसको कहते हैं वर्शन, कि आपने वर्शन बनाई। हमारी जैसी देवदास वर्शन बनी, वो बनी KL सहगल की वर्शन। अब आपसे सवाल पूछें। अच्छा, KL सहगल की वर्शन, फिर बनी आप दिलीप कुमार की। ये चीज़ें जो होती हैं, मैं इसको नकल नहीं कहता। मेरी किताब का पायरेटेड उर्दू तर्जमा हूँ आज से 15 साल पहले। वो कहने लगे मैं कोई बात नहीं, हो गया। कहते आप, मैंने कहा कुछ नहीं। तो वो मुजंग में था, मेरी उससे बात करा दीजिए। तो जी उससे मेरी बात हुई, कहता जी मैंने कुछ नहीं बेटा, छाप दी तो छाप दी, ऐसी क्या बात है। तो मुझे एक दो कापियाँ भेज दी, कहते आप आइए मेरी दुकान उठा लीजिए, जो किताबें सारी आपकी हो गई। मैंने कहा मैंने कोई नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं करता ये पायरेटेड, ये नकलें, ये कुछ, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपसे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि देवदास हुई या अनारकली हुई, ये तो लिटरेचर के पीसेस हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हैमलेट कई दफ़ा बनी, कई लोगों ने बनाई, लेकिन वो नकलें, जैसे वचन आपकी फिल्म थी जिसको नौकर बनाया गया, और वो एक गाना था आपका, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, वो हूबहू नकल कर ली गई। हम उसको नकल कहते हैं, वर्जन नहीं कहते। तो आपकी ये अच्छाई है, ये बड़ाई है कि आप हमारी और अपनी कमज़ोरियों दोनों को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप नकल की, इसको नकल कहेंगे, थीम एक है, दिल तो क्या चीज़ है जान तुझ पे निशावर कर दो। ठीक है, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। अब दोनों में फ़र्क क्या बताइए? हाँ भाई, देखिए,
दिल तो क्या ये चीज़ है बात दे दी इन्होंने मुझे, मैं अब तस्लीम करता हूँ। और आगे बताइए। देखिए तजर्बे की बात है, माशाल्लाह 92 साल के हैं। मैंने जब इनसे कहा कि भाई मैं 72 साल का हूँ, तो कहने लगे तुम तो बच्चे हो, और ये कह के मुझे बच्चा समझ के मेरे हाथ से प्रोग्राम छीन लिया। तो इनके आगे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो राजा भोज साहब, पानी पी के आप हमारे पीछे पड़ेंगे तो पढ़िए, हाथ धो के पढ़िए, पानी पी के। आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि 70 साल की उम्र में इन्होंने पहली किताब लिखी। इससे पहले ये मुख्तलिफ इदारों में काम करते थे और ख़ासे ज़िम्मेदार पोजीशंस थी। 70 साल की उम्र में उन्होंने पहली किताब लिखी और अब तक माशाल्लाह 14 किताबें लिख चुकी हैं। अच्छा, आपसे एक दरख्वास्त ये है कि वो उस किताब का जिक्र कीजिए जिस पे खुशवंत सिंह ने कहा तेरी कि क्या कंजड़ी वाली क्या कहा था, नॉच गर्ल्स ऑफ इंडिया। हाँ, उस पे क्या कहा था खुशवंत सिंह ने? नहीं, वो कहते कब ख़त्म करोगे, इट टुक मी 7 years। उर्दू पंजाबी में सुनाइए, पंजाबी में क्या कहा? नहीं, वो बात ऐसी हो रही थी अब कि इसी माई फर्स्ट बुक जैसे दूंगा, दैट इज़ लाहौर, दैट केम आउट इन 92 December, एंड विच खुशवंत सिंह ऑफ कोर्स आई ट्रीटेड हिम लाइक माई मेंटोर गुरु, तो मेरे काफ़ी था। तो देन आई वॉज वर्किंग for 7-8 years on Notch Girls of India in libraries in England, America, because I wanted to have the best illustrations of 18th, 19th century for that book. So that book was dragging on. And in the meantime, 2 other books came out. That is, one came out, Lahore Sentimental Journey, then 95, and Love Stories from the Raj by Penguin, which he recommended. Khushwant Singh recommended to Penguin, he was on their board. He recommended that this Love Stories from Raj, also a research, very nice book. तो Penguin ने छापी. Then he used to ask me, तुम्हारी वो कंजरियों की किताब कब आ रही है? कि वो जो तुम हीरा मंडी कंजरियों नॉच गर्ल, so that is how which Nurani is mentioning. अच्छा, तो आप कितनी दफ़ा हीरा मंडी जाते थे हफ्ते में? और क्या आपकी बेगम को पता था, आपकी पत्नी को इल्म था इसका? क्या चीज़? कि आप कहाँ जाते थे? देखिए क्या चीज़ कह रहे हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी बात है कि ये इतनी मोहब्बत से आते हैं और इतनी ही मोहब्बत से लोग उनसे मिलते हैं, और ऐसे लोग काश के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में और हो जाएं। और ये जो हम मिसाइल्स बनाने पे ख़र्च करते हैं, काश कि हम वहाँ और यहाँ बच्चों के लिए स्कूल और हस्पताल वगैरह बनाने में ख़र्च करें। तो आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं जनाब? बिल्कुल। मुझे एक वाक़या याद आया हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक़ात के दरमियान कि अजीत पाल सिंह हिंदुस्तान से एक हॉकी टीम लाए थे जिसमें कुछ पाकिस्तानी कुछ हिंदुस्तानी खिलाड़ी थे जो इंडिया में भी खेले, पाकिस्तान में भी खेले, और उनका मकसद ये था कि यूरोपियन टीम्स और ऑस्ट्रेलियन टीम्स, जो गोरों की टीम थी, उससे उनका मुकाबला था यूरोप में। और ये सिर्फ 2 ही थे। एक उन्होंने दिखाने को एक गोल चेहरे वाला चपटी नाक वाले जापानी को उन्होंने गोलकीपर बनाया था, जिसको बेचारे को खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने अजीत पाल सिंह साहब से पूछा कि ये बताइए कि आपको पाकिस्तानियों के साथ खेलने में मज़ा आता है? कहने लगे जी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो हमारी तरह क्लीन हॉकी खेलते हैं, गोरे जो हैं वो धक्का मारते हैं। तो मैंने कहा फिर ये बताइए कि क्या वजह है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो हॉकी क्यों उठा लेते हैं मारने के लिए? कहने लगे जी एक बड़ा मसला है। मैंने कहा वो क्या मसला है? कहने लगे मसला ये है कि हॉकी खेलते खेलते मुंह से गाली निकलती है और वो हमारी गाली समझते हैं, हम उनकी गाली समझते हैं, तो गालियाँ मुश्तरक हैं। और फिर इसी तरीके से मोहब्बत भी का भी तस्वुर आप सोचिए कितना मुश्तरक है।
हम जब बेटी को रुखसत करते हैं तो हम भी कहते हैं सदा सुहागन रहो, और हिंदुस्तानी जब बेटी को रुखसत करते हैं तो भी कहते हैं सदा सदा सुहागन रहो। हम कल जब आपको लाहौर से रुखसत करेंगे तो हम कहेंगे तुम जियो हज़ारों साल और हर साल के हो दिन 50,000। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अब सवाल जवाब का वक्त आने वाला है। आप और कोई बात कहना चाहेंगे, अपना प्यार का संदेशा देना चाहे तो आप बताइए। प्यार का संदेशा यही है कि अगले साल फिर बुलाइए, फिर से बुलाइए। अच्छा, ज़रूर आइए, हमारे दिलों में तो आप हैं। कोई सवाल? हाँ, सवाल शौक से पूछिए। अच्छा, ये राजू जमील साहब इस तरह से बैठे हुए हैं कि मुझे इन्होंने डर लगता है सवाल। मुझे ये सवाल तो पूछेंगे, और सबसे पहले मुझे डर खौफ ये आता है कि ये वहाँ से एकदम हमलावर होंगे, इतना करीब छुप के बैठे हैं। तो आप बताइए, आपको कुछ माइक दीजिए भाई। आदाब, मेरा नाम राजू है और मैं बैंकारी के अलावा थोड़ा सा टेलीविज़न में कूद खेल, गालियाँ और तालियाँ दोनों। तो आपने जिक्र किया था कि प्राइवेसी आपके वो कोई फ्लॉन्डर हुई थी और आपकी कोई चीज़ यहाँ छप गई थी आपकी इजाज़त के बगैर, तो आपने उनको कहा था कि नहीं, इट हैपेंस, चलो माफ़ करो, हो गया ये। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या इसी आपकी ज़ुम्रे में बताना चाहता हूँ। 1952-53 की बात है। एक आपके यहाँ अदाकारा थी शीला रहमानी, जानता हूँ। वो कराची तशरीफ लाई थी। उनके चचा हिंदू थे मगर कन्वर्ट कर लिया था मुस्लिम, लत्तू भाई, जिनका नाम शेख लतीफ़ रखा गया था। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म अनोखी में काम किया, गाड़ी को चलाना बाबू उधर। तो वो उस वक़्त का कानून था कि जो बाहर से आके अदाकारी पाकिस्तान में करेगा उस पर इनकम टैक्स लागू है। तो मेरे वालिद ITO थे, तो शेख लत्तू भाई उनको लेके मेरे वालिद के दफ्तर आए और कहा कि इन्होंने यहाँ अदाकारी की है, जमील इनको ज़रा इनकम टैक्स रिपोर्ट दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, केस वेस बनाते हैं। तो मेरे वालिद ने एक नई ताज़ा गीत लिखा था जो उनकी मेज़ पे पड़ा हुआ था। तो शीला रहमानी ने बातों बातों में उठाया और पढ़ा और कहा ये मुझे दे दीजिए आप, मैं हिंदुस्तान ले जाना चाहती हूँ। मेरे वालिद ने कहा नहीं, ये मैं सलीम रज़ा को दूंगा, रेडियो पाकिस्तान के लिए गाएगा। अच्छा ठीक है, कहे। अब उन्होंने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव करा के उनका कर दिया, एंड शी लेफ्ट। Next day when my father came to office, that geet was missing. तो he said, I don't know where it's gone. क्या बड़ा ढूंढा ढांडी, घर पे आके अम्मी से कहा ये वो पागल। ये मुझे मैं बहुत छोटा था, I am 49 में मैं पैदा हुआ हूँ, तो I was very young, but I have been told by my father. अच्छा, कोई 1 साल 1.5 साल बाद रेडियो सिलोन पे एक गाना बजा किशोर कुमार की आवाज़ में, और बड़ा सुपर हिट गाना मुनीम जी का, जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वो जमीलुद्दीन आली का गाना था। और उन्होंने फौरन अख्तर उल ईमान को ट्रंक कॉल मिलाई कि अख्तर तुम इसकी इंक्वायरी करो। अख्तर उल ईमान उनके कॉलेज मेट थे। अख्तर तुम इसकी इंक्वायरी करो। उसने देवानंद से पूछा, देवानंद ने कहा देखिए मैं अदाकारी कर चुका हूँ, मेरी प्रोडक्शन नहीं थी। किशोर से पूछा, किशोर ने कहा मुझे लिख के दिया गया था ये। आज तक उसके ऑथर का नाम, मैं गया इंडिया जनवरी में, मैं महबूब स्टूडियो गया, खालिद महबूब खान से मिला, मैंने कहा कुछ इसमें कैन यू डू समथिंग। He said, राजू nobody has the record, आर्काइव में कुछ नहीं है। तो आपने वो जो बात कही थी ना कि प्राइवेसी और ऐसे हो जाता है, तो ऐसे हादसात हो जाते हैं, ये तो बाकायदा गायब हो गई थी। अच्छा, दूसरा जी, अब आप सवाल पूछिए। मैं मतलब उसके उस हिसाब से नहीं, सवाल ये जी, जो आपका सवाल है, मैं आपको कहा ना जैसे कि मैं आपको 10 गाने बता सकता हूँ जो हमने नकल किए हैं, नॉट ओनली ट्यून, सब कुछ गाने। वो है क्या गाना, अगर आप मिल जाओ तो सब कुछ छोड़ देंगे, हम जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। वो आपकी हूबहू वही ट्यून, वही लफ्ज़ हुआ है। 20 साल बाद हमने वो कॉपी इंडिया में किया है। बिल्कुल, हमने ज्यादा किया है। अभी आसिफ भाई भूल गए, एक फिल्म का नाम बताना, बेदारी, जो हमने आपके फिल्म के ऊपर कॉपी है, जागृति का, उसमें हर चीज कॉमन थी। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, वो आपके बंदे मातरम वाले गाने पे पूरा हूबहू वही गाना रिकॉर्ड। तो वो आपका खुशबू का गाना है, अगर वो जो खुशबू का गाना है वो भी हमने नकल किया है। जी जी। कई गाने मैं बता सकता हूँ जो इंडिया ने आपके नकल किए। बल्कि हमारे तो जब नया नया पाकिस्तान बना है तो बड़े बड़े अदाकार जो थे, ये आसिफ भाई भी जानते हैं कि सैयद मूसा रजा, उनका नाम
इन्फ्लुएंस करने के लिए संतोष कुमार रखा गया नहीं, था? उसकी ये वजह जी, नहीं है। क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दो वजह है। जी। एक तो ये कि उस जमाने में वी वर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग मूवीज टू इंडिया। अच्छा। तो इसलिए ये नाम संतोष कुमार, सुधीर वगैरह इनके रखे भाई गए। धरपन और दूसरी, अगर मुझे इजाजत दें आप, जी, क्योंकि सर। वो ये है कि एक रविश थी, बहुत सारे लोग खासतौर न सिर्फ ये कि मुसलमान हिंदू नाम रखते थे, बल्कि बहुत सारी हिंदू भी अपने नाम बदल के रखते थे। मनोज कुमार का मसलन नाम जो है वो कुछ और था, राजेश खन्ना का नाम कुछ और था। बिल्कुल, तो ये भी है। और सबसे पहला नाम जो आता है, हीरोइंस तो सारी निम्मी, मधुबाला, ये सब, नरगिस, मीना कुमारी, महजबीन नाम था उनका। तो लेकिन पहला नाम जो आया वो था वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान ने कहा नहीं, मैं अपने ही नाम से को। उसके बाद वो रविश शुरू हो गई कि अपने नाम से। और आप देखते हैं कि सुरई के वहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, सब अपने अपने नाम रखते हैं। अब वो रविश ख़त्म हो गई। सवाल पूछना चाहें? जी हाँ, क्या? थैंक यू आसिफ भाई, आपने क्लैरिफिकेशन बड़ी अच्छी दी। जी हाँ। देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। शीला रमानी जो थी वो सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान में रही, बॉम्बे में रही वो, और आई डोंट थिंक कि उसको उर्दू समझ में आती थी कि उसने उर्दू में लिखा हुआ एक गीत वहाँ से गायब कर लिया और साहिर लुधियानवी ने अपने नाम से वो मुनिम जी में दे दिया। ऐसा नहीं था। नहीं जी, बहरहाल साहिर लुधियानवी, ऐसा मेरा ख्याल है कि वो नहीं करेगा कि वो जमीलुद्दीन का। बहरहाल जी, ये अब गाना जो है ये साहिर लुधियानवी के नाम से मंसूब है जी। बहरहाल एनीवे, तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी 47 से पहले था उसका हम कोई एक मुश्तरका कोई आर्काइव नहीं बना सकते जो कि दोनों मुल्क जो हैं उससे वो इस्तेफादा कर सकें? हाँ, ये दिस वाज अ स्टेप इन द राइट देखिए, मैंने ये पिछला जो सेशन था उसमें मैंने इनसे पूछा था कि जो प्री-47 फिल्में हैं लाहौर की, उसको आप पाकिस्तानी फिल्मों में क्यों नहीं इंक्लूड करते? जो यहाँ की बनी है, जो लाहौर स्टूडियोज़ में बनी है, वो आर्टिस्ट कुछ उधर चले गए, कुछ यहाँ हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनको आर्काइव में रखना चाहिए। और हमारी जो आर्काइव्स है, इट्स वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। पुणे में जो आर्काइव्स है उसमें वो प्री-47 जो लाहौर की बनी फिल्में हैं उनकी काफ़ी कुछ कॉपियाँ हैं वहाँ भी। तो फिल्में जो हैं ये तो इट्स ए कॉमन हेरिटेज, कॉमन प्रॉपर्टी है हमारी। तो यहाँ की फिल्में जो हैं प्री-47 लाहौर की बनी, उसको बिल्कुल उसमें आप शुमार करना चाहिए जो आप आफ्टर 47 बनाते हैं। ये मेरी राय है। अच्छा, आप सवाल पूछना चाहेंगे? इंशाल्लाह जब अगले साल आप आएंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, कोशिश कीजिएगा बाल ठाकरे साहब को साथ ले आए। हम भी यहाँ से हाफिज सईद साहब को यहाँ बिठा लेते हैं, तो हीमा मालिनी और शबनम जी की फिल्में यहाँ इकट्ठे देखेंगे। शुक्रिया। ये आपने किसका नाम लिया? बाल ठाकरे। मैं नहीं जानता कौन है वो। हाँ, एक साहब जी फरमाइए हुजूर। मोहम्मद ज़ुबैर है। ज़रा करीब लेके जाइए तो आपका नाम हमें मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। बहुत अच्छा नाम है। आगे प्राण साहब से एक सवाल है। प्राण साहब एक गाने वाले थे, भाई छैला अंबाले वाले, बिल्कुल, जो वजीराबाद में फौत हुए, लेकिन आज तक उनका कोई गाना मंजर आम पे नहीं आया। हाँ? उनके गाने जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। वो HMV स्टूडियो के जो आर्काइव्स लंदन में हैं वहाँ आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। मैंने भाई छैला पटियाला, जो रिकॉर्ड ख़त्म होता था तो वो कहता था भाई छैला पटियाले वाला, उस ज़माने की बात है। ग्रामोफोन मैंने बहुत काम किया है, लेकिन मुझे भी भाई छैला का रिकॉर्डिंग अभी तक मुझे मिली नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि लंदन में जो HMV का वहाँ आर्काइव वहाँ मिलता है। अच्छा, अब इतना वक्त है कि हम 2 सवालात के जवाब दें। और ये अभी तक किसी खातून ने आपसे सवाल नहीं पूछा, शायद वो डरती हैं आपसे। और वो डरती नहीं, उनको पता है कि जो मैं कहना उनको ऑलरेडी पता है।
बहुत खूब, हाजिर जवाबी में आपका जवाब नहीं। तो जी फरमाइए। ये इनके पास काफ़ी हिस्ट्री है इंडियन म्यूज़िक की भी और इंडियन फिल्म्स की भी, तो मुझे काइंडली ये बता पाएंगे कि ओपी नैयर बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इंडिया में, तो उन्होंने तमाम इंडिया के बहुत से अच्छे सिंगर से गाने गवाए हैं। अब मुझे नहीं अभी तक कोई पता कि उन्होंने कोई एक गाना भी लता का कोई गवाया हो, उसकी रीज़न आप बता सकते हैं, या वो गाना बनाए जो लता को उन्होंने कंपोज किया हो। देखिए, जो मुझे इतना नहीं याद लता नहीं, लेकिन उनका संबंध जो था वो था आशा भोसले के साथ। उसको जितनी देर 15-20 साल आर.डी. बर्मन से पहले वो ओपी नैयर जो थे वो आशा भोसले को उठाया उन्होंने अपने काफ़ी फिल्मों में आशा भोसले को गवाया। जहाँ तक लता का सवाल है, मुझे इल्म नहीं है कि लता ने क्या गाया, उन्होंने कुछ कंपोज किया, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता कौन सा गाना गवाया लता। मुझे इसका जवाब यूँ पता है, क्योंकि नैयर साहब के साथ सुल्तान अरशद साहब के घर बम्बई में मैं ठहरा था और मैंने नैयर साहब से लंबा इंटरव्यू भी किया था। तो बात तो खैर ये सही कह रहे हैं कि आशा से उनका संबंध था, ये बहुत ही वेग है, संबंध से बहुत कुछ ज़्यादा था। बहरहाल ये था कि दोनों बहनों में, ख़ास तौर पे आशा में कुछ एक जेलसी थी, एक तो सिबलिंग राइवलरी भी थी, और फिर ये है कि हालांकि आशा ज़्यादा वर्सटाइल थी, लेकिन वो लता की आवाज़ बहुत में अपनी एक पाकीज़गी थी। नैयर साहब को वो सूट नहीं करती थी। एक तो आशा से ताल्लुकात की वजह से वो नहीं कर पाते थे। नैयर साहब की जो म्यूज़िक थी वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म की थी, और लता जी की आवाज़ में एक मिठास, एक दरिया है जो हल्के हल्के बह रहा है, जो उनके म्यूज़िक को सूट नहीं करता था। और इसी वजह से उन्होंने लता के क्लोन, जो कि ख़ुद अच्छी सिंगर थी, सुधा मल्होत्रा, उनसे भी कोई चीज़ नहीं गवाई। एनी अदर क्वेश्चन? जी फरमाइए। सर, मुझे मुख्तार तबस्सुम कहते हैं। करीब माइक। मुझे मुख्तार तबस्सुम कहते हैं। अच्छा जी। सर, ये बड़ी कोशिश हुई है, उधर से भी इधर से भी, गाने भी हम बड़े शौक से उनके सुनते हैं, वो भी हमारे सुनते हैं, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं होते। ये क्या बात है? ये तो आप वो इनसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? ये मैं दोनों से पूछता हूँ। मेरा सवाल भी यही है, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो। ये बात नहीं यार, जब आपकी तरफ से ज्यादती होती है तो फिर हमें भी करनी पड़ती है। मुझे ये नहीं पता ज्यादती कौन करता है, मुझे कोई इल्म नहीं इस बात का। इस पे फहमीदा रियाज का एक मिसरा है, तुम भी हम जैसे निकले, तो कमीनगी में भी दोनों कम नहीं है। ये बात तो है, लेकिन हम तो अब ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हम तो खैर नहीं है उस वक्त की पैदावार, लेकिन बाद में पैदा हुआ है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, लेकिन उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। नहीं, इनके पास भी नहीं है, लेकिन आप इनसे न पूछिए, इन्होंने पाकिस्तान को पत्थर तक नहीं मारा, तो आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। और मौसीकी से बात करें, क्योंकि वो उसका जवाब मैंने आपको दे तो दिया। अब आप कोई खातून कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? कोई भी खातून तैयार नहीं है आपसे सवाल पूछने के लिए। जी आप हैं, फरमाइए। आइए आइए, कहाँ है? खामखा आइए। हेलो। अच्छा जी, मैं लाहौर के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ कि आपने लाहौर के बारे में एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी हुई है, लेकिन उस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, अगर आप चंद लाइनें कि आपको कैसे ख्याल आया और कहाँ पे वो आया ख्याल, अगर आप हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए मौजूद हाजरीन को बताएंगे तो वो उससे बहुत महसूस होंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, लाहौर का ख्याल आया, वो इन्होंने खत पढ़ा हुआ है प्रीफेस, ये 1963 की बात है
कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, डिले हो गई, तो जिनीवा में दूसरी फ़्लाइट के लिए हमें रात रुकना पड़ा। तो वो ब्रेकफास्ट खा रहे थे, तो एक साहब ऑलरेडी खा रहे थे, तो मुझको देखा, तो उन्होंने कहा, कहाँ, पंजाबी में पूछा, कहाँ के हो, इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो? वो कहने लगे नहीं वो कहने लगे कि कित्थों दे, हिंदुस्तान दे हो कि पाकिस्तान दे हो? मैं क्या मोतियां वाले हो, मैं लाहौर दा, मैं ना पाकिस्तान दा ते ना इंडिया दा, मैं वहाँ लाहौर दा। उन्हें फिर क्या कि फिर इत्थे आ जाओ, इत्थे इकट्ठे ब्रेकफास्ट खाने। वो दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ माई बुक ऑन लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई और ख़ातून सवाल करें, और ये वो ज़रूर करें, लेकिन इनसे दरख्वास्त है कि आइए न कहें, बल्कि जाइए कहें। हाँ, आई नो इट्स अबाउट टाइम। एनी क्वेश्चन? सो you are an unquestionably loyal Lahorite, so no questions. Thank you very much. It's been indeed a great pleasure to talk to Pran Neville. Thank you to everybody. और हम इनकी दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं कि आपको सलामती हो और खुदा आपको लंबी उम्र दे और भगवान आपकी भाग जाग उठें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you everybody for attending this session. Thank you to our panelists. We are going to have a closing ceremony in the same Margala Hall at 6:15. Please join us. Thank you.